नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन। मैं हूं शिवा। उत्तर प्रदेश का सियासी घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव की आहट हर खेमे में महसूस की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी में आज काफी कुछ अलग देखने को मिला। लखनऊ में, राजधानी में आज उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का स्वागत सत्कार हुआ और बड़े धूमधाम से उनकी अगवानी की दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने। जो कार्यक्रम हुआ उसमें जो भाषण दिए गए उनको सुनकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह चौधरी पर जो दांव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है उसके मायने क्या हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और उनका कद पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट बाहुल्य इलाकों में ठीक ठाक है। इसकी उम्मीद पहले ही की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे शख्स को उत्तर प्रदेश में संगठन की कमान देगी जिसका दूर दूर तक कहीं नाम नहीं सुनाई दे रहा होगा। और इस पर बीजेपी का जो केंद्रीय संगठन और केंद्रीय नेतृत्व है वो खरा भी उतरा। कभी पूरब से महेंद्र नाथ पांडे तो कभी केशव प्रसाद मौर्य, इन लोगों के नाम आते रहे सामने, लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि पश्चिम से भी किसी को इस तरह से मौका दिया जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी को बीजेपी का मुखिया बनाया गया। प्रदेश बीजेपी के लिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस पद के लिए कई नामों पर चर्चा थी, लेकिन आलाकमान ने सभी जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर विराम लगा दिया। भूपेंद्र चौधरी को इसका ताज मिला और अब उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी के बारे में मैं आपको बता दूं, वो योगी मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं और कहा जाता है कि उनकी नज़दीकी गृह मंत्री अमित शाह से भी है। अध्यक्ष बनने के बाद वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और 24 में चुनावी किला जो है उसको फतेह करने के लिए संगठन पर काम करेंगे। अगर आपने आज स्वागत का कार्यक्रम देखा हो लखनऊ में तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि उसमें जो भाषण दिए जा रहे थे वो किस तरह के थे। और भूपेंद्र सिंह चौधरी वहीं मंच पर मौजूद थे। कहा यह जा रहा था कि 60 पर हमारा अधिकार है और बाकी में सब जो बटेंगे वो सीटें ले जाएं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि इस बार 80 की 80 सीटें जो लोकसभा चुनाव में जीतनी है भारतीय जनता पार्टी को। ये एक दबाव भी है उनके ऊपर कि वो कैसे अपने प्रदर्शन को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, जिनका नाम भी चल रहा था, उन्होंने अपने वक्तव्य में अपने भाषण में ये बात कही कि पहले से ही कई कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है और अब और कीर्तिमान बनाने होंगे। तो किस तरह से वो आगे जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। मंथन में हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ये सिक्के का एक पहलू है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि कई चुनौतियां ऐसी हैं जिनसे भूपेंद्र सिंह चौधरी को पार पाना होगा। तो क्या चुनौतियां हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज और समझनी होगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों को आप समझेंगे, उसका आकलन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उस इलाके में रालोद एक बार फिर से मजबूत हुई है। किसान आंदोलन की वजह से वहां पर राकेश टिकैत एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं और किसान वोट बैंक भी एक बड़ा फैक्टर है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुटबाजी की बात होती है तो वो भी है, लेकिन वो सतह पर नहीं आती। सरकार और संगठन में लगातार गैप बढ़ता जा रहा है, ये भी आप समझ रहे होंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी की नियुक्ति के बाद भी कई ऐसी चीजें आती रही सामने कि इसमें केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी ताकत दिखाई है। समीक्षा बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी संगठन को लेकर एक तल्ख टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या कुछ चल रहा है अंदर। ये साफ है कि नए बीजेपी अध्यक्ष नई टीम बनाएंगे, कुछ पुराने अनुभवी लोगों का साथ लेंगे, लेकिन क्या इस नई टीम में युवा चेहरे भी शामिल होंगे? कौन से युवा चेहरे शामिल होंगे? चयन की आहारता क्या होगी? किस आधार पर उनकी नई टीम तैयार होगी? क्या भूपेंद्र चौधरी का जो फॉर्मूला है वो पिक एंड चूज का होगा? कई सारे एंगल्स चल रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखकर यह बात तय हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी 24 के लिए रणनीति बना रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यही मंथन में हम मतने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम है और एक वक्त
उनका बोलबाला रहा करता था, लेकिन बीच में उनके बुरे दिन आए, वो हाशिए पे चले गए और एक बार फिर से उनको उबारा गया, उनको राज्यसभा भेजा गया। भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला हाईकमान ने बहुत पहले ले लिया था, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत दूसरे नेताओं को भी पार्टी ने मौका दिया कि वो आलाकमान के सामने अपनी दावेदारी पेश कर सकें। इस व्यवस्था के तहत यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में 1 महीने से ज्यादा समय से 1 दर्जन नाम हवा में तैर रहे थे और लोग उनका जिक्र कर रहे थे। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं और बरेली के प्रभारी भी वो रह चुके हैं। पश्चिम की हवा से वो बखूबी परिचित हैं और उनको पता है कि नब्ज कैसे चलती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में वो करिश्मा कर पाएंगे जो उनसे पहले के अध्यक्षों ने किया? क्या वो योगी बनाम शाह की जो एक बात की जाती है उससे पार पा पाएंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी आज उस मंच पर मौजूद थे जहां पर स्वागत हो रहा था भूपेंद्र सिंह चौधरी का, और कहा यह जा रहा है कि ये चूंकि अमित शाह के करीबी हैं तो एक फैक्टर ये भी है कि वो कैसे सामंजस्य बिठाते हैं सरकार और संगठन का। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे आज मंथन में। हमारे साथ खास पैनल है और उनसे हम बात कर रहे हैं, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं सियासी तौर पर। अखिलेश यादव भी अभी हाल ही में पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, उन्होंने भी सीधे निशाने पर लिया भारतीय जनता पार्टी को और बहुत अलग अलग तरह की आबो हवा में एक बदलाव महसूस किया जा रहा है और ये सब 24 की वजह से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जुड़ेंगे, हमारे साथ सरजीत सिंह डंग जो पूर्व मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस बातचीत में। हमारे साथ अंशु अवस्थी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, वो जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मनोज यादव जुड़ेंगे। तो अभी 2 हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, मनोज यादव और अंशु अवस्थी। आप दोनों का स्वागत है। और पहला सवाल मेरा मनोज जी आपसे है, क्योंकि मंथन इस बात को लेकर हो रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अचानक से सबने निगाह गड़ा ली और भारतीय में क्या बढ़त हासिल कर ली है, क्योंकि जब आपके मुखिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मथने की कोशिश कर रहे थे, वहां वो कार्यक्रम कर रहे थे और भीड़ भाड़ भी हमने वहां देखी उनके कार्यक्रमों में, उसी समय भूपेंद्र सिंह चौधरी को एक बड़ा ओहदा देके और उनके स्वागत की तैयारियां बीजेपी लखनऊ में कर रही थी। आज हमने देखा कि बड़े भाषण दिए गए और ये समझ आता है उनके स्वागत से कि क्या रणनीति है। तो क्या आपको थोड़ा सा डरना चाहिए क्या इससे, और या फिर आपकी क्या तैयारी है इस स्ट्रोक से निपटने के लिए, इस बॉलिंग से निपटने के लिए? देखिए, बीजेपी यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स करती है। इसमें किसी तरीके का अगर कोई संशय हो तो जरूर अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता होंगे वो टिप्पणी कर सकते हैं। यूज एंड थ्रो का मतलब होता है केशव प्रसाद मौर्य जी का यूज किया, उनका काम खत्म, किनारे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का यूज किया, उनका काम खत्म। अब आया है एक बैकवर्ड का नया चेहरा जो जाट समाज से आता है, और वो इसलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट जो बीजेपी से ज्यादा नाराज थे और लगातार वो वोकल होके अपनी बात को कह रहे थे, चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो या जो अभी जिस बात पे शायद मेरे ख्याल से कोई चर्चा नहीं करेगा, अभी ये जो अग्निवीर योजना निकाल के लेके आए हैं। जाट ही तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा भाग के आर्मी में, बीएसएफ में और केंद्रीय सुरक्षा बल में जितनी भी एजेंसीज हैं सुरक्षा की, उधर यादवों की संख्या कम है तो जाट उसकी खाना पूर्ति करता है। क्योंकि ये भी एक विशुद्ध रूप से बात है, मैं ये नहीं कहता कि कोई जाति के लोग सेना में नहीं है, सारी जातियों के लोग सेना में, लेकिन एक जो बड़ा संख्या है वो इन जातियों की रही है। अग्निवीर को लेके बीजेपी से जाटों के नौजवान बहुत नाराज हैं, और नाराजगी इसलिए कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है वो बेहतर समझता है कि वहां के लोगों का जो किसी बात को कहने का टेम्परामेंट क्या है, किस तरीके से वो हर बात पे रिएक्ट करते हैं, ये बेहतर जानती है बीजेपी। तो उस बात को खत्म करने के लिए, उस बात को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बीजेपी इस तरह के कदम उठाती रही है और आगे भी उठाएगी। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी का नेतृत्व, तो समाजवादी पार्टी के चिंता करने वाले लोग कतई परेशान नहीं है। एक बात जो आपको स्पष्ट दिख रही है वो ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार 2024 तक
एक एक जिले में मेरे ख्याल से 20-20 बार उनका दौरा होगा, इसमें अब किसी तरीके की दो राय नहीं है। इसलिए उनका दौरा चाहे जौनपुर हो, चाहे नोएडा हो, चाहे औरैया का हो, चाहे इटावा का हो, चाहे मथुरा का हो, लगातार चुनाव के बाद से हम कई बार कई जिलों में रिपीट और ट्रिपल टाइम राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे तमाम सारे प्रभारी लोग जा चुके हैं। सदस्यता का अभियान चल रहा है, उसको भी हमको आगे बढ़ाना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब कोई जाट समुदाय का प्रदेश अध्यक्ष बनता है, तो क्या जब 69,000 शिक्षक भर्ती में बैकवर्ड अपना हक मांग रहा होता है, उसमें जाट समुदाय के लोग भी थे। ऐसा नहीं कि वो उससे अछूते थे, उस भर्ती में उनके आरक्षण की हकमारी बीजेपी की सरकार ने नहीं की थी। क्या कोई ये जाट समाज का नेता इस बात की बात कर रहा था क्या? या अग्निवीर वाला ही मैटर उठा लो, मैं राजनीतिक दल में हूं, समाजवादी पार्टी में हूं, अगर बैकवर्ड का कोई नुकसान पार्टी के द्वारा हो रहा है और मैं अगर नहीं उठा पा रहा हूं मुद्दा, तो मेरा पार्टी में होना ना होना मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये विजेंद्र जी क्या पूरी तरीके से अब तक उन समूहों की आवाज उठा रहे थे, या सिर्फ दो चीज देना चाहते हैं, एक हिंदुत्व का और एक राष्ट्रवाद का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, माफ करिएगा, राष्ट्रवाद बड़ी चीज होती है, या आरएसएस का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही देना चाहते हैं? दो चीजों के अलावा तीसरी चीज की कोई वैकेंसी बीजेपी की सरकार में अगर नहीं है, तो फिर तो चाहे वो बैकवर्ड हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो, हमारे पैनल में बैठे लोग हैं, हमारे देखिए अंशु अवस्थी जी हैं, ये भी फॉरवर्ड है। अगर बीजेपी सब कुछ बेहतर कर रही होती फॉरवर्ड के लिए, तो अंशु अवस्थी जी तो खुश होते, वो तो तालियां बजा रहे होते, गलभैया कर रहे होते कि देखिए कितनी अच्छी सरकार है। कुछ चीजों के लिए, कुछ स्पेशल एक संगठन के लिए चीजें सही हो रही है, आम जनमानस के लिए। हाँ बिल्कुल। अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, स्वागत है आपका मंथन में। क्या ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का मास्टर स्ट्रोक आप इसको मान सकते हैं क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र जी बनाए गए, भूपेंद्र सिंह जी जाट नेता हैं। अब मुझे एक इंसिडेंट याद आता है 2014 में, जी जी, जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। उसमें जाट भी मारे गए थे, गुर्जर भी मारे गए थे, और हिंदू कम्युनिटी के हरिजन लोग भी मारे गए। और उस समय ना तो चौधरी चरण सिंह उनसे देखने गए थे, ना मायावती गई थी। और वहां पर जो स्थानीय जाट नेता थे, उन्होंने उनकी मदद की, जबकि उसके उलट वहां जो मुस्लिम समुदाय थे उनको भरपूर मदद की गई। चाहे जावेद उस्मानी उस समय के मुख्य सचिव थे, या आप ये समझिए जावेद उस्मानी के अलावा आजम खां और ये इनकी पूरी टीम ने मदद की। यही कारण है 2011 में हुआ था, 2014 में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहला फेज शुरू हुआ था लोकसभा का, तो बम्पर जीत हुई। उस समय अजीत सिंह भी पराजित हुए थे। इसके बाद लेकिन अभी पिछले दिनों के विधानसभा चुनाव में आरएलडी और सपा का जो गठबंधन हुआ, उससे भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ सशंकित है। अच्छा। कि वो एक किसान आंदोलन, दूसरा जाट आंदोलन, जाटों के साथ जो हुआ किसानों के साथ, उससे लेकर के ये तो इन्होंने ट्रम्प कार्ड निकाला। लेकिन एक बात बता दें, ये जो भी भारतीय जनता पार्टी में बन जाते हैं अध्यक्ष, कोई ये आवश्यक नहीं है कि वो किसी को टिकट के लिए ला पाए। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात कही अजय जी आप। मैं आपसे बता रहा हूँ, ये ऊपर से ही जो टिकट फाइनल होंगे तो होंगे। यहाँ मैंने देखा पिछली बार स्वतंत्र देव सिंह के पास लोग गए, तमाम लोग गए, हाँ रख दो, आप सुनील बंसल जी से मिलो, मतलब अध्यक्ष होकर के अगर कोई पार्टी का मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष ये कहे नहीं आप जो है संगठन मंत्री से मिलिए, तो संगठन मंत्री की वक्त तक, और संगठन मंत्री वो अच्छे खासे दबंग थे कि वो कहीं कहीं योगी जी की बात नहीं सुनते थे। यहाँ पर तो ये हुआ कि कोई एक ऐसा चेहरा आवे जो योगी जी से भी सामंजस्य स्थापित रहे उसका। अब जहां तक केशव प्रसाद मौर्य का तो 36 का आंकड़ा सब जानते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, अटल जी का एक कार्यक्रम था, उनकी श्रद्धांजलि सभा थी, ब्रजेश पाठक उस कार्यक्रम को करा रहे थे। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी वहां बैठे थे, अटल बिहारी वाजपेयी का जो इम्पोरियम है या जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पर ये कार्यक्रम हो रहा था। स्वतंत्र देव भी वहीं, केशव मौर्य भी वहीं, सुनील बंसल जी उस समय राष्ट्रीय महामंत्री बन गए थे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बन गए,
वो सारे लोग मौजूद हुए, सबसे पहले बोलने के लिए खड़े हुए स्वतंत्र देव सिंह ब्रजेश पाठक। उन्होंने कहा देखिए मेरे समय में बम्पर जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मैंने कोई सेहरा नहीं बांधा, वो सारा सेहरा जो है योगी जी का। लेकिन जब केशव मौर्य की बारी आई, उन्होंने कहा मेरे समय में तो हुआ था, सब जानते हैं, उसमें मुझे कोई वो गर्व नहीं है, और वो सुनील बंसल जी को जाता। वही मंच पर खूब बनी दोनों, वही मंच पर ये लग गया कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं। अब एक सामान्य बहुत सीधे साधे हैं भूपेंद्र सिंह जी, सर्व उपलब्ध है। मैं अभी कल ही दिल्ली में था, यूपी भवन में ये ठहरे हुए थे 4 दिनों से भूपेंद्र सिंह जी वहां, और चाहे मेरठ हो, बागपत हो, नोएडा हो, भारी भीड़ इनके लिए आ रही थी। लेकिन वो भीड़ क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों में बदलेगी? देखिए अब यहाँ ये बड़ा प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चीज जी। जनता पार्टी के हाथ की वो वक्त नहीं है जो ये अरेंजमेंट करने वाले, इवेंट अरेंजमेंट करने वाले पंजाब प्रमुख है, जिनको 5-5 हजार रुपए दिया जाता है, वो गली गली जा रहे हैं, कोई इवेंट्स करके, अच्छे इवेंट्स करा करके भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर चमका रहे हैं। कार्यकर्ता तो कहीं है नहीं, या तो बाहर से आए हुए लोग पार्टी में अच्छे पद पर आते हैं, और इनका जो लैया चना खा करके काम करने वाला कार्यकर्ता था, वो आज कहीं दिखाई नहीं देता। सबके पास अच्छी गाड़ियां हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि भूपेंद्र सिंह ये तो पॉलिटिक्स, अब गाड़ियां और बंगले, ये तो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो गया है। वो तो बिल्कुल सर, ये आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से सरजीत सिंह डंग आने वाले थे, हमने उनको बुलाया था, अभी तक आए नहीं हैं। उनका होना बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं के मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं। अंशु अवस्थी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, वो आधे घंटे के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अंशु जी देखिए, कांग्रेस भी चूंकि इस यूपी में भले ही उस तरह से सीन में ना हो, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपके जो बड़े नेता हैं, सांसद राहुल गांधी, वो यात्रा कर रहे हैं, और प्रियंका गांधी चूंकि उत्तर प्रदेश में सक्रिय भी रही हैं, तो वो भी एक्टिव तो हैं ही, ट्विटर वगैरह पे आपने काफ़ी घेरा है। वो अलग बात है कि अभी गुलाम नबी जी ने झटका दे दिया। मैं ये समझना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि प्रियंका गांधी के कंधों पर एक जिम्मेदारी आई, उन्होंने प्रयास किए और कई सारी चीज़ें की, लेकिन वो जो सफलता आप चाह रहे थे वो नहीं मिली। अब बीजेपी ने एक नेता, चूंकि बड़े कमी थी उनके पास पश्चिमी इलाके में किसी ऐसे नेता की जो इस कॉम्बिनेशन को, जो अखिलेश और जयंत का कॉम्बिनेशन बना है, इसको ब्रेक कर सके, तो उन्होंने एक भूपेंद्र चौधरी को काट के तौर पर इस्तेमाल किया। अब आप अपनी संभावनाएं किस तरह से देख रहे हैं वहां पर? चूंकि मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि जो दलित वोट है उस पर कांग्रेस की नजर है, मुसलमान वोट पर कांग्रेस की नजर है, और दलित वोट पर मोदी जी की भी नजर है, और ये भी एक ये भी अंदर खाने चल रहा है कि वो कैसे मायावती से छिटके हुए दलित वोट को बीजेपी के पास ले जाएं। ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? सपा का तो सेट है कि भाई वो जयंत जी के साथ हैं, इन्होंने भूपेंद्र जी को लगा दिया। आप क्या करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अब मुझे ये लग रहा है कि 24 में पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो केंद्र में रहने वाला है। देखिए, 2024 का चुनाव निश्चित तौर से महत्वपूर्ण है, और उसको लेकर हमारी तैयारी है। विधानसभा चुनाव में जरूर, जो आपने कहा, विधानसभा चुनाव में हमने सबसे ज्यादा मेहनत की, और उत्तर प्रदेश के जो 22 करोड़ लोग वो इस बात को कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने जमीन पर उतरकर जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस पार्टी लड़ी, प्रियंका गांधी जी ने लड़ी, और सरकार को झुकना भी पड़ा। ये अलग बात है कि चुनाव में हम विकल्प नहीं बने, लेकिन जनता के मन में ये बात है। अब 2024 का चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, और आज भी अभी जो हाल में जो सर्वे आए हैं उसमें इस बात को सभी ने समर्थन दिया है कि अगर कोई इस तानाशाह भाजपा सरकार से जनता के मुद्दों पर, बेरोजगारी पर, किसानों के मुद्दों पर, या जो बदहाल अर्थव्यवस्था है और बढ़ती महंगाई, उन मुद्दों पर अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इस आवाज को मजबूत करें। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है, हम कभी भी किसी के मुक्त होने की बात नहीं करते,
हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दे पर सभी को एक होना चाहिए। तो इसको लेकर हमारी तैयारी है। और आप देखिएगा कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। नहीं, आपके पास पश्चिम में क्या है? पश्चिम में चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप लेके आए थे पहले इलेक्शन में, और वो तो अब फिर क्या हुआ वो तो अब सब जानते ही हैं, लेकिन आपके पास पश्चिम के गणित को समझने के लिए क्या है? पश्चिम में आपके पास कुछ है क्या? क्योंकि पूर्वी बात नहीं कर रहा हूं मैं। इस समय कांग्रेस ने भी कोई कार्ड तलाशा होगा ना उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। हेलो जी, हाँ, आप आवाज आ रही है, बताइए। देखिए, सबसे ज्यादा पीड़ित इस सरकार में अगर कोई रहा है तो किसान रहा है। किसानों को लेकर सबसे बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही थी कि 2022 तक आय दुगनी कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे। कोई भी वादा पूरा नहीं किया, और किसानों से जो धोखा किया है 3 काले कानून बनाकर, सबसे ज्यादा किसानों का आंदोलन जो चला उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने हिस्सा लिया, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की जान भी गई। उसको लेकर जो मुआवजे की बात प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी रणनीति सीधे तौर पे किसानों के साथ है, किसानों के मुद्दे पर है। तो अंशु जी, आप ये कह रहे हैं, अंशु जी बहुत माफी के साथ, आप ये कह रहे हैं कि आप जो हैं वो किसानों के मुद्दे पर या मुद्दों पर जाएंगे, उसके लिए आपको नेता की आवश्यकता नहीं है। जैसे देश में भी आपकी पार्टी को कोई मजबूत उस तरह से नेता नहीं चाहिए, अध्यक्ष नहीं चाहिए, तो आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट लेने के लिए या लोगों के पास तक जाने के लिए नेता नहीं चाहिए, मुद्दे पर्याप्त हैं आपके पास, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि नेता तो चाहिए भाई, ये तो नेता की लड़ाई है। हाँ, ठीक है, चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसमें जनता हिसाब किताब करने के लिए बैठी है, और हिसाब किताब में भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल है। आप आने वाले समय में देखिएगा कि भाजपा के नेताओं के पास जनता के सवालों के जवाब नहीं। हम जब सवाल करते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, भाजपा को वो दिखता नहीं। तो जो आम आदमी के मुद्दे, उन पर चुनाव होगा। चेहरे के साथ साथ सबसे जरूरी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जनता जागरूक हो चुकी है। अच्छा अंशु जी, एक चीज मुझे बताइए कि ये जो इलेक्शन है, आज मैं नारे सुन रहा था। अजय जी मैं आऊंगा, आप मुस्कुरा रहे हैं जब अंशु जी बोल रहे हैं। एक सवाल मेरा अंशु जी से, फिर मैं आपके पास ही आऊंगा। एक चीज मैं नोटिस कर रहा था आज जब मंच पे योगी जी और ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी ये सब लोग बैठे हुए थे, उस वक्त सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन योगी जी का जो चेहरा था वो कभी खुश हो रहे थे और कभी हल्का सा साइलेंट हो जा रहे थे, अगर आप नोटिस करें तो। दूसरी मैं उसी से मेरा एक सवाल आपके लिए निकलता है कि उन्होंने एक बड़ा जोर शोर से भाषण दिया कि भाई 80 में से 80 या फिर 60 हमारी तो हैं ही, उसके बाद जो 20 बचती हैं उसमें से सब लोग बांट लो। और आपने क्या लिया था पिछले इलेक्शन में वो तो अब जान ही रहे हैं, आपने अपनी मेन सीटें भी गंवा ही दी। अब मुझे आप बताइए कि इस बार कांग्रेस का यूपी में क्या टारगेट है? कोई टारगेट तो होगा। पार्टी 2024 के चुनाव में पूरे दमखम से लड़ेगी, और उत्तर प्रदेश में हम 60% से ज्यादा सीटें जीतेंगे। आप आने वाले समय में देखिए। चलिए अजय जी, फिर से आपसे कहा हाँ कि जनता को ये बात समझ आ चुकी कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को डिलीवर करने को लेकर कुछ भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति के सहारे वो सत्ता चलाना चाहते हैं। अब तक जनता की जेब में पैसा था, उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे सत्ता चला ली, लेकिन अब जनता की जेब में पैसे नहीं है, लोगों की आय घट चुकी है। और उन मुद्दों पर अगर कोई आज की बात कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आने वाले समय में भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। और आप दक्षिण से उठाकर देखिए, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी 7, आंध्र प्रदेश में 7। मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां पर सीटें बहुतायत संख्या में है पार्लियामेंट की। बिहार में भाजपा 7, इधर पंजाब। चलिए अभी अजय जी मुस्कुरा रहे हैं। जी बिल्कुल अंशु जी, राजस्थान में 7। हाँ, हम सुन नहीं पा रहे हैं ना, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, अब अजय जी आप मुस्कुरा रहे हैं काफी देर से। आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अंशु जी को जाना है, उन्होंने हमें आधे घंटे का ही समय दिया। हाँ शिवम जी, मैं केवल एक ही बात अंशु भाई से पूछना चाहता हूँ। हाँ, कि आपके यहाँ एक बहुत संघर्षशील नेता थे, खूब धरना प्रदर्शन करते थे, अजय कुमार सिंह लल्लू। वो आपके प्रदेश अध्यक्ष थे। इस्तीफा देने के बाद आपका अध्यक्ष कौन है? कौन लोग आपके यहाँ पार्टी में दमखम है? एक 5 नाम गिना दीजिए।
श्री प्रकाश जायसवाल किनारे बैठे। अंशु जी, आप कुछ कहना चाहें इसके बारे में? जो शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है अजय जी के। जी अजय जी, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास नेता कौन है भाई? अजय कुमार लल्लू किनारे कर दिए है, अब वो उनका कोई पता आता नहीं है, कैसे लड़ेंगे आप? चेहरा विहीन पॉलिटिक्स तो आजकल नहीं चलती। आजकल तो चेहरा अच्छा होना चाहिए, रंग रोगन होना चाहिए, बाल करीने से कड़े हुए होने चाहिए, तभी लोग देखते हैं, उसी पे वोट देते हैं। आजकल तो यही चल रहा है कि सदरी का रंग, कुर्ते का रंग और गमछे का रंग और सब एकदम रंगों का भी तो खेल है। आपके यहाँ तो चेहरा ही नहीं है, रंग कहाँ लगाएंगे आप? पत्रकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर हमेशा उनका जो अनुभव और आकलन है वो निश्चित तौर से हम सभी के लिए काम आता है और उनसे हम लोग राय भी लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू जी थे, हार की नैतिक जिम्मेदारी लेने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, वो चले गए। अभी हमारे यहाँ संगठन के चुनाव चल रहे हैं। अच्छा, सारी प्रक्रिया सितंबर भर में पूरी होकर उत्तर प्रदेश को एक क्रांतिकारी अध्यक्ष मिलेगा जो जनता के मुद्दों पर, जैसे अजय लल्लू जी लड़ते थे, प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे साथ सरजीत सिंह डंग भी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। डंग साहब, स्वागत है आपका मंथन में। आप थोड़ा देर से जुड़े, इसलिए मैं अब बातें हो गई काफी, लेकिन अब आपके पास ही आते हैं। दो चीजें हैं, एक तो ये कि भूपेंद्र सिंह चौधरी का चुनाव, दो चीजें एक मैटर करी। एक तो ये कि बीजेपी को लग रहा है कि भाई जाट वोटों के लिए अखिलेश यादव ने अपनी गोटी सेट कर ली। अब 7-8 जिलों में जाट वोटों का प्रभाव है कि क्या भूपेंद्र सिंह चौधरी को लाके आप वो टारगेट अचीव कर पाएंगे जिसकी बात आज मंच से की गई लखनऊ से? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या ये बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व की जीत है? ये सरल सा सवाल है, लेकिन इसके मर्म को आप समझ गए होंगे। डंग साहब, देखिए, कुछ सवाल कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो वास्तविकता के साथ जुड़े होते हैं जी, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि कल्पनाशील पत्रकार, परसेप्शन से भी होता है। हाँ, परसेप्शन, अलग अलग परसेप्शन है, अपना अपना व्यक्तित्व है। हाँ, भूपेंद्र सिंह जी चौधरी केवल इसलिए कि जाट हैं, इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना। अच्छा, तो पुराने कार्यकर्ता हैं, अनुभवी कार्यकर्ता हैं, और ठीक है, पश्चिम में जिनको जाट बहुल क्षेत्र कहा जाता है, पिछले विधानसभा के चुनाव में हमारे परिणाम कोई निराशाजनक नहीं थे कि हमें उनको बहुत सुधार करना पड़े। और जो भी चुनाव होंगे वो पार्टी के पूरे संगठन के नेतृत्व, सरकार के नेतृत्व, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, उसके आधार पे होते हैं। और यह कोई पद नहीं है, ये जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। हमारे यहाँ पद नहीं बांटे जाते, उत्तरदायित्व दिया जाता है। और मुझे विश्वास है कि माननीय भूपेंद्र सिंह जी बहुत अधिक सफल होंगे। अब कोई कहे कि स्वतंत्र देव जी वो पिछड़े वर्ग से आते थे तो उनको साधने की जरूरत की गई। अगर कोई और व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय बनता तो कहते उनको साधने की जरूरत की गई, उनके हिसाब से किया गया है। ऐसा नहीं, हमारे संगठन में जो कुशल कार्यकर्ता है, पार्टी के प्रति समर्पित है, अनुभवी है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है। और इसीलिए देखिए डंग साहब वैसे ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ये तो बड़ी मासूम सी बात है कि भाई कुशल कार्यकर्ता, इसमें आप जाति नहीं देख रहे, आप गणित नहीं देख रहे, आप समीकरण नहीं देख रहे। मैं आऊंगा आपके पास, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है डंग साहब, मैं आपके पास ही आऊंगा। और ये बात सही कह रहे हैं आप, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और हम उसके बाद समझेंगे कि क्या वाकई में कुशल कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेदारी दे दी गई इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश की, या फिर इसके पीछे का जो झोल है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी
बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम लौट आए हैं ब्रेक से। आज भाषण जब दिया जा रहा था और ब्रजेश पाठक बोल रहे थे लखनऊ में, तो उन्होंने कहा कि आज जब शताब्दी रुकी लखनऊ में चारबाग स्टेशन पे, तो कार्यकर्ताओं की बाँछें खिल गईं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों की भी बाँछें खिल गई हैं, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। सरजीत सिंह डंग जी, आप अपनी बात वही मैं कह रहा था, जो मेरा सवाल था ब्रेक से पहले आपसे, वही अब भी है, उसी को आप पूरा करिए। ये मासूम सी बात है कि भाई ठीक है, कुशल कार्यकर्ता, ऐसे तो आप क्या कुशल कार्यकर्ताओं की कमी है क्या भारतीय जनता पार्टी में? और भी हैं, तो गणित तो ध्यान में रखा ही जाता है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जाटों का गणित ध्यान में रखा गया या दूसरा गणित ध्यान में रखा गया, जिसकी बात अजय कुमार जी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार और संगठन के सामंजस्य को बना सकते हैं, उस तारतम्य को बना सकते हैं। डंग साहब, उनका जन्म स्थान मिर्जापुर और कर्म स्थान उनका मुरैना जिले में है जी, और वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। उसके पहले जो अध्यक्ष थे वो ब्राह्मण वर्ग से आते थे। जो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे वो ब्राह्मण वर्ग से आते थे। फिर माननीय कल्याण सिंह जी, कलराज जी, फिर राजराज जी, ऐसे करके सब लोग हुए। और सब में इस प्रकार का गणित ही ध्यान रखना, ये मैं समझता हूं कि बहुत दूर की कौड़ी लाना है। ये ठीक है, स्वाभाविक है कि अगर चौधरी साहब जाट वर्ग से हैं तो जाट वर्ग में इसकी प्रसन्नता होना और थोड़ा बहुत आकर्षण बढ़ना बीजेपी के प्रति, ये स्वाभाविक है। मगर केवल मात्र यही कारण है, ये मात्र कारण ऐसा नहीं है कि केवल जाट होने के कारण। मैं ये बात कही नहीं रहा हूं डंग साहब कि मात्र यही कारण है, मैं यही तो कह रहा हूं। मेरा दूसरी बात भी तो आप सुनिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि मात्र ये कारण नहीं है, सरकार और संगठन के बीच में तारतम्य भी रख सकते हैं ये, इसलिए भी इनको ये जिम्मेदारी दी गई। ऐसा है क्या? अब मेरठ से श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे, डॉक्टर साहब थे। अब हम कहें कि साहब मेरठ में ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, ये तर्क नहीं है। तर्क ये है, अच्छा पिछले जो हमारे अध्यक्ष थे, अब वो माननीय मंत्री जी हैं, सिंचाई विभाग देख रहे हैं, जल शक्ति मंत्री हैं। जी 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 जी। तो वो तो बिल्कुल पूर्वांचल के में उनका जन्म हुआ और बुंदेलखंड में उनकी कर्मभूमि रही। अब हम कहें कि साहब उनको एक विशेष जाति का होने के, विशेष क्षेत्र का होने के नाते बनाया गया। डॉक्टर वाजपेयी स्वयं मेरठ से थे, तो वो तो बिल्कुल जाटों का गढ़ माना जाता है, ऐसा माना जाता है भ्रांति लोगों को। हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक जाति में, प्रत्येक वर्ग में है, और जो कार्यकर्ता श्रेष्ठ होता है और लगता है कि इस समय इसका उपयोग ठीक हो सकता है राजनीतिक दृष्टि से, और वो परिश्रम करेगा, पार्टी प्रति समर्पित है, इसी दृष्टि से माननीय भूपेंद्र सिंह जी चौधरी को। चलिए, अब मनोज जी मुस्कुरा रहे हैं काफी देर से। मनोज जी देखिए, मैं दो बातें, फिर आप बोलिएगा, मैं दो बातें कह दूं। एक तो ये कि ये भूपेंद्र सिंह जी वही हैं जो जिनकी राजनीतिक शुरुआत जो है वो मुलायम सिंह यादव जी के सामने संभल से हुई, और हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन शुरुआत उन्होंने उस वक्त मुलायम सिंह का कद क्या था वो तो लोग जानते ही हैं, सियासत में हार गए, लेकिन उनका मुकाबला उनसे हुआ। एक दूसरा ये है कि अब उनको मुकाबला करना है मुलायम सिंह के बेटे से, जिन्होंने जयंत चौधरी के साथ एक गणित बनाया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो इस स्ट्रोक के बाद, मैं मास्टर तो नहीं कह रहा हूं, सिर्फ स्ट्रोक कह रहा हूं,
क्या बीजेपी के लिए आपको रणनीति बदलने की आवश्यकता महसूस हो रही है? ये इसका जवाब दे दीजिए, और आप मुस्कुरा क्यों रहे थे ये भी बता दीजिए। म्यूट हैं आप, म्यूट हैं। मैं ये कह रहा था कि क्या काबिल भूपेंद्र सिंह जी, मैं उनकी काबिलियत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं काबिल तो सरबजीत सिंह डंग भी हैं, इनका भी परसेंटेज उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। नहीं, आधार ये है। अरे एक बेटा, आप बीच में थोड़ा मत परेशान, मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मेरा ये मतलब है सिर्फ कहने का कि अगर आप इस आधार पे कोई बात कह रहे हैं तो फिर सरबजीत डंग साहब का भी नंबर होना चाहिए था, वो भी काबिल है, मतलब काफी लंबे समय से मेरे साथ डिबेट में भी बैठे हैं, पर चर्चा भी करते हैं, तर्कपूर्ण बात भी करते हैं, अन्य बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरह थोड़ा झूठ भी कम बोलते हैं, तो काबिलियत का आधार नहीं। देखिए, एक बात राजनीति में मेरे ख्याल से चली गई और ये आनी चाहिए और होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अगर गठबंधन किया आरएलडी से, तो निश्चित तौर पे हमारा समीकरण वहां पे जीतने लायक नहीं बन रहा था, इसलिए हमने गठबंधन किया और गठबंधन करके ये कोशिश की कि आरएलडी भी मजबूत हो और समाजवादी पार्टी भी मजबूत हो। उसमें किसका किसका वोट आ जाएगा ये हमारे बेनिफिशियरी की बात है, चाहे वो जाट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे त्यागी हो, हर समाज का वोट आ जाएगा। और यही प्रयास हर राजनीतिक दल करता है, करना भी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से वो मूर्खतापूर्ण बातें टीवी पे करने के लिए बैठता है और भ्रमित करता है अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को, और देश की तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको भ्रमित करने के लिए कही जाती। मैं कह रहा हूं, जो ये बात अगर कहना चाहते हैं, क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है 2022 के चुनाव में, ये बात सभी को पता है। बीजेपी की बेचैनी क्या है, वो जाट बनाए, गुजर बनाए, सिंधी बनाए, पंजाबी बनाए, ब्राह्मण बनाए, क्षत्रिय बनाए, इससे समाजवादी पार्टी को ना कोई लेना देना है और ना इस पे हम कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। लेकिन क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है, चाहे पश्चिम में हो, चाहे पूरब में हो, चाहे बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे रोहिलखंड हो या अवध प्रांत हो। आपको पता है 75 सीटें, 85 सीटें ऐसी रही जो बड़े कम मार्जिन से समाजवादी पार्टी हारी है। मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हम 200-130 वोटों से भी हारे हैं। तो वो जो समीकरण है उसकी बेचैनी बीजेपी को है, कहां ज्यादा उपलब्धता है, कहां क्या करने से उसकी सीटें, वो जो क्लोज कॉन्टेस्ट में, चूंकि हर दिन निगेटिविटी रहती है किसी सरकार का, एंटी इनकन्वेंसी भी रहता है, और वादे जो होते हैं, किसानों से वादे किए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं। एमएसपी की बात का जिक्र करता चलूं, शायद मेरे ख्याल से डंग साहब बेहतर समझ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के मद्देनजर इस बात को ध्यान में रखते हुए एमएसपी की बात करके कि हम एमएसपी गारंटी देंगे और आंदोलन खत्म करा दिया। बात क्या हुई? आज कितने साल हो रहे हैं? क्या 1 साल, 2 साल, 1.5 साल नहीं हो गया? अभी तक एमएसपी पे कान में उंगली डाल के प्रधानमंत्री जी बैठे हुए, ना सुन रहे हैं, ना हाथ पे उंगली रखे बैठे हैं, ना देख रहे हैं, ना बोल रहे हैं। ये वाली स्थिति जो है वो किसानों को तकलीफ देती है। कुछ वोट पाया था राशन का, कुछ वोट पाया था वो जो किसान सम्मान निधि है, कुछ वोट पाया था जो 1000 रुपए तात्कालिक रूप से दिए गए थे, जिसकी तैयारी काफी लंबे समय से बीजेपी कर रही थी। तो वो सब लगभग उसका चार्म खत्म होता नजर आ रहा है। इसलिए बीजेपी उन सारी चीजों को कर रही है, अपना जिसको गांव में लैंग्वेज कहते हैं कि सेटा सुतरी अपनी मजबूत करने में लगी हुई, और लगना चाहिए समाजवादी पार्टी को इससे कदापि कोई चिंता भी तो सेटा सुतरी मजबूत करनी पड़ेगी। यह भी तो देखिए, बिल्कुल शिवम जी, मैं कह रहा हूं, अपनी बात मैं पूरी कर लूं। समाज हर सेगमेंट पे, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, जितना भी उत्तर प्रदेश का एरिया है, हर जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार, आपसे मैंने पहले भी कहा, कहीं एक दिन भी बैठ नहीं रहे हैं। वो 2-2, 3-3 दिन लखनऊ नहीं रहते। आज मुझे लगता है तीसरा दिन या चौथा दिन है वो लखनऊ नहीं है। नोएडा की यात्रा के बाद वो लगातार बाहर हैं। तो वो जो हफ्ते में 4 दिन आउट ऑफ लखनऊ रहेंगे, तो वो हमारी उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सदस्यता का प्रोग्राम चल रहा है। बीजेपी को जाट प्रदेश अध्यक्ष मुबारक, कांग्रेस को जो उनका अध्यक्ष बनना वो मुबारक। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ जो क्लोज कॉन्टेस्ट सीटें, आपने बसपा की बात नहीं की, आप बसपा की भी तो बात करनी चाहिए आपको। पश्चिम में बसपा भी तो मजबूत है मनोज जी, बसपा की भी बात कर लीजिए, उनसे भी कहिए बहन जी मुबारक बसपा को। नहीं, जिन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड कर रखा है उनकी बात हम क्या करें, ये बताइए। वो कौन सी रैली करने जा रही है, कहां पे आंदोलन, डर नहीं लगता आपको मायावती से? उस पे क्या कहे? आपको मायावती से डर नहीं लगता?
नहीं, आप कोई डर नहीं लगता है। जो उन्होंने करना था वो खेल 2022 में कर दिया। अब हमें जो करना है वो हम करेंगे, और वो समीकरण आपको पश्चिम में भी सामने देखने को शिवम जी मिलेगा। हमने उन्होंने तो 19 में भी खेल किया था। नहीं, वो अपने पैर को कुल्हाड़ी पे मार रही हैं। वो कुल्हाड़ी नहीं पैर पे मार रही है, अपने पैर को कुल्हाड़ी पे मार रही है। अजय कुमार जी, आपने दोनों ही पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में उनको सुना है। अब मैं आपसे एक निचोड़ वाली बात करना चाहता हूं कि दोनों ही लोगों को आपने सुन लिया। एक तो ये टिकैत फैक्टर ये नहीं आ रहा है, टिकैत फैक्टर भी है क्या? क्योंकि ये हो सकता है कि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया हो, अब टिकैत की उतनी मांग ना हो, या फिर उनको दूसरे तरह से देखने लगे हो, या उनको डैमेज किया गया हो। लेकिन ये तो है कि टिकैत की वजह से वो तीनों कानून वापस लिए सरकार ने, और ये बहुत दूर की कौड़ी है। बहुत दूरदर्शिता के साथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक जाट अध्यक्ष दिया है उत्तर प्रदेश को। अब इन सारी चीजों को मिला के अगर मैं एक निचोड़ आपसे चाहूं इस मंथन में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप मनोज जी को भी सुन रहे थे मुस्कुरा मुस्कुरा के, और डंग साहब को भी सुन रहे थे मुस्कुरा मुस्कुरा के। अब मुझे आप बताइए, मैं एक एक्सपर्ट कमेंट आपसे चाहता हूं। शिवम जी, महेंद्र सिंह टिकैत जो थे उनका अपना एक जलवा, और मैंने वो भी दिन इनके वर्तमान टिकैत जी के पिताजी थे कि आप ये समझे, वीर बहादुर सिंह उनके यहाँ गए थे सिसौली में, और हेलीकॉप्टर छोड़ करके उनको भागना पड़ा था, जिस तरह से उन लोगों ने घेर लिया था बिजली का पैसा न देने के मामले में। लेकिन जो महेंद्र सिंह टिकैत थे, अब वर्तमान टिकैत साहब ये कितना कर पाएंगे तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो दम उनका नहीं है। अगर यही दम होता तो जब जाट मारे गए थे 2011 में, तब इनको आगे आना चाहिए। उस समय का जाट इनसे नाराज हो गया था। जाट नेता कोई मुजफ्फरनगर दंगे पे देखने नहीं आया, और उस समय चाहे अपने मुख्य सचिव हो रहे थे जावेद उस्मानी या आजम खां, जा करके एक दूसरे वर्ग की किस तरह की मदद की थी। वो 30 जाट गुजरों और वहां के दलितों में भरी हुई थी। मायावती भी नहीं गई थी 2011 तक। तो वही 2014 का जो चुनाव हुआ और जो लहर आई वो ठीक। मैं एक बात और करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात हमारे सपा के माननीय प्रवक्ता, सपा से भी इनका बसपा से भी गठबंधन हो गया, अब बसपा से भी किनारा है। अजीत सिंह की पार्टी से इनका आरएलडी से गठबंधन है। ये कितना होगा? और एक बात मैं और बता दूं इसमें कि कहां कौन कहता है कि चुनाव जातीय आदत, जब टिकट देने की बारी आती है शिवम, तो एक पर्चे में ये लिखा रहता है कि आपके क्षेत्र में आपकी जात का मतदाता कितना देना पड़ता है। ये तो कहने की बातें हैं, ये तो मासूम बातें हैं, ऐसा लगता है कोई जानता नहीं। जाति तो इस देश कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी, चुनाव जो होगा 2024 का आप लिख लीजिए, ये इवेंट्स मैनेजमेंट कराएंगे, इवेंट्स मैनेजमेंट कराएंगे। जिस तरह से इवेंट्स मैनेजर ने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में या आपका अमृत महोत्सव का इवेंट्स मैनेजमेंट, कितना खर्चा आ रहा है उस पर। और ये जो पन्ना प्रमुख है, गली गली जा रहे हैं, ये पेड लोग हैं, ये भरपूर करेंगे और कहें भैया आप ये बताओ आपको राशन मिला या नहीं मिला, मिला कि तो पैसा लग गया होगा। ये तो पहले जो लैया चना काट करके भारतीय जनता पार्टी या जनता कार्यकर्ता गली गली में पूछता था, आज उसकी कुछ नहीं है। अब बाहर से आने वाले चाहे सरजीत सिंह धन ने कभी कभी सोच करके मैं कितने जुझारू नेता कहा रहा कि डब्ल्यूडी मिनिस्टर का कल्याण अच्छे चला रहे, तो इनकी बात कोई सुनता नहीं है पार्टी। और देखिए केशव मौर्य का और चाहे हाँ अजय जी, आपकी आवाज शायद नेटवर्क की कुछ इशू आ रहा है, नेटवर्क का इशू आ रहा है, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। आने वाला वक्त, हाँ मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ आपके पास। सरजीत सिंह डंग जी, देखिए ये तो तय है कि भाई पॉलिटिक्स परसेप्शन नहीं, उसके बिना नहीं हो सकता। आज में एक बड़ा आज का सवाल है मेरा, ताज़ा सवाल एकदम। आज आप जब देख रहे थे, बड़ा भव्य कार्यक्रम था, मैंने देखा, तो खुश ज़्यादा कौन लग रहा था? मैंने तो दोनों के भाषण सुने, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री केशव जी का और योगी जी का।
ज्यादा खुश कौन लग रहा था भूपेंद्र सिंह चौधरी के अध्यक्ष बनने से? ये मेरा वैसा सवाल है, मतलब इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। आपने चेहरा देखा। हाँ, मैं तो अब मुझे केशव जी ज्यादा खुश लगे वैसे। ठीक है, वो तो केशव जी के बारे में तो सारा पत्रकार जगत चर्चा कर रहा था, वो अपने लिए दिल्ली घूम रहे हैं। हाँ, तो ये परसेप्शन की बात है। अजय जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ श्रेष्ठ बातें कही। देश काल में परिवर्तन होता है, काल में परिवर्तन होता है। मैं जहां से 4 बार लगातार विधायक रहा, वहां सिखों के सिख मतदाताओं की संख्या आप जानते हैं 850 जी। और मेरे पहले 1952 से चुनाव हो रहे हैं, कोई लगातार 2 बार नहीं जीता था। तो अगर ये कहा जाए कि केवल जाति बल इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि सारे चुनाव उसी पर निर्भर हैं, तो मैं समझता हूं ये बुद्धिमत्ता नहीं होगी। अच्छा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन पर लोग समझते हैं कि हमारा कब्जा है, हर पार्टी समझती है कि इन जातियों पर हमारा कब्जा है। ये कब्जा नाम की चीज कुछ नहीं होती है। वहां प्रत्याशी भी देखा जाता है, पार्टी की नीतियां भी देखी जाती है, पार्टी का प्रदेश का राष्ट्रीय नेतृत्व भी देखा जाता है, स्थानीय समस्याएं भी देखी जाती हैं, राष्ट्रीय समस्याएं और प्रादेशिक समस्याएं भी देखी जाती हैं। ये इतना आसान प्रश्न नहीं है कि जिसका उत्तर दिया जा सके। और यदि आपने अपने व्यक्तित्व को एक खास जगह खड़ा कर दिया है, तो फिर आपके लिए वो जाति बल, धन बल, मजहब बल, बाहुबल कोई काम नहीं करता। तो मैं ये बार बार ये निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है, हमें ये शंकाएं मन में आती हैं, संदेह मन में आते हैं, प्रश्न मन में उठते हैं, उनका उत्तर खोजना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि हमारे जितने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अगर उनके बारे में आप चिंतन करें तो कोई पिछड़े वर्ग से रहा है, कोई ब्राह्मण रहा है, कोई क्षत्रिय रहा है, और हर बार हम ये सोचे कि साहब इसके कारण और विशेष क्षेत्रों नहीं, मंथन तो उसी बात पे है ना कि हर जब जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे उस समय उनकी उस समय मांग थी, वो परिस्थितियां उस तरह की थी तो उनको बनाया गया उसमें। अब आज मैं वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आज के पॉलिटिक्स की ये परिस्थिति है या उस समय ये समय है जिसमें आप एक जाट प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं, उसी पे तो मंथन हो रहा है, उसी पे तो बात हो रही है। मनोज जी एक बात बताइए, जैसे अभी अजय कुमार जी ने एक इशारा किया, उन्होंने कहा कि देखिए जयंत चौधरी के साथ आपका बढ़िया टाई चल रहा है और आप उधर आपने एक प्रगति भी हुई है, आपके वोट परसेंटेज बढ़े हैं, उधर ये हुआ है। अगर ये मतलब एक हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर ये हो कि चुनाव से पहले 24 से पहले हवा का रुख थोड़ा सा बदल जाए, तो उसकी तैयारी आपको क्या ये भी एक हो सकता है, राजनीति में कुछ भी होता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह चौधरी के आने से कुछ भी हो सकता है वाली स्थिति पैदा हो गई है क्या आपके लिए? अगर 37.5% वोट की बात की जाएगी, समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिला और बीजेपी गठबंधन को 40-41% वोट लगभग मिला, तो जो मार्जिन है दोनों के बीच में फाइट का वो लगभग 4% के आसपास का है। तो बीजेपी 4% का मार्जिन, अगर इस आधार पे मैं कहूँ, ये मेरा आरोप है बीजेपी पे, जिस तरीके से तमाम वोट काटे गए, जिस तरीके से प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल किया गया, तो 4% वोट वही है। जनता ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा जनाधार के साथ चुनाव में हमारा साथ दिया और उसके आधार पे हम एक क्लोज कॉन्टेस्ट की तरफ बढ़े, लेकिन बड़े मार्जिनल वोटों से हम 50 से ज्यादा सीटें, लगभग 75 सीटें समाजवादी पार्टी बड़े छोटे मार्जिन से हारी है। तो वो समाजवादी पार्टी उसकी पूर्ति करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसमें जयंत जी एक हिस्सा है, उसमें जो और भी हमारे साथ संगठन में लोग हैं, जो नेता हैं, जो तमाम बीजेपी से आए हुए नेता हैं, बसपा से आए हुए नेता हैं, और जो समाजवादी पार्टी में विश्वास रखते हैं कि ये बीजेपी से लड़ सकती है, वो सारे। और एक बड़ा प्रोस्पेक्ट बन रहा है, जो मैं शिवम जी आपके चैनल पे ओपनली कह रहा हूं, इस पे आजकल देश की राजनीति में इसकी लगातार चर्चा हो रही है कि जो छत्रप है पूरे हिंदुस्तान में वो, और अगर कांग्रेस उनके साथ बैकडोर से या फ्रंट फुट पे किसी भी तरीके से कोई एक सामंजस्य बन के एक फेस के आधार पे चुनाव होगा, तो वो समीकरण पूरे देश में और खासकर उत्तर भारत में वो समीकरण बिल्कुल अलग होंगे, और वो जो कई गैप रह गया है वोट परसेंटेज का, वो वोट परसेंटेज के गैप को भी पाटेगा। तो ये बात निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी अपने पूरे उस व्यवस्था के साथ
चुनाव में जाने की तैयारी में है, 24 की हमारी तैयारी है। और हम एक बात जरूर कहेंगे, हमारा बीजेपी से कोई सवाल नहीं है, हमारा सरकार सिर्फ सरकार से। बीजेपी मुर्गा को अध्यक्ष बना दे, बीजेपी बकरी को अध्यक्ष बना दे, बीजेपी किसी जाट को बना दे, किसी को बना दे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये उनका इंटरनल मैटर है और ना उसमें संवैधानिक टिप्पणी करने का हमारा अधिकार है। लेकिन हमारा अधिकार है मुख्यमंत्री पे, हमारा अधिकार है उप मुख्यमंत्री पे, कैबिनेट मंत्री पे। फिर मैं डंग साहब के लिए 2 बात बोलूं, 4 बार के विधायक रहे हैं, बताइए। नहीं डंग साहब के मैं मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने जो बताया कि उनके वोट सिर्फ 800 थे और वो ये वाकई में अपवाद है भारतीय राजनीति में, और मैं सैल्यूट करता हूं आपको, आपके जैसे नेताओं की जरूरत है इस देश को डंग साहब। अब लेकिन एक आरोप लगाया मनोज जी ने, उसका अगर आप जवाब देना चाहें, क्योंकि हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं सर। डंग साहब आप अगर जवाब देना चाहें, मनोज जी ने आपसे कुछ कहा था कि आप इतने स्वस्थ हैं क्या 75 साल की सीमा, कोई आप ये प्रश्न नहीं है भाई जी। जो नियम बना उस नियम का पालन सब लोग करेंगे जी। मैं 3 बार लगातार जिलाध्यक्ष रहा, जब सोनभद्र मिर्जापुर एक था, फिर 2 बार मैं जब मिर्जापुर अलग हुआ। इसका कोई अर्थ नहीं है कि चौथी बार ये कहा गया कि दोबारा कोई नहीं होगा। मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा नहीं आप भाई साहब करिए। मैंने कहा जब देश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर इसका पालन हो रहा है तो मैं क्यों नहीं पालन करूंगा। अब ये समाजवादी पार्टी तो है नहीं। एक आरोप लगाया मनोज जी ने, एक आरोप लगाया डंग साहब, एक आरोप लगाया मनोज जी ने, आप अपनी बात कर लीजिएगा। छोटे दलों से बात करेंगे, बड़े दलों से नहीं करेंगे। रणनीति बदलने का उनको अधिकार है, वो बकरी से करे, कुत्ते से करें, हाथी से करें, ऊंट से करें, उनको समझौता करने का अधिकार। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर मेरा एक निवेदन है जी कि जिनसे इनका पहले समझौता हुआ, सपा बसपा, कौन भूलेगा गेस्ट हाउस कांड? कोई भूलेगा? कोई नहीं भूल सकता। मैंने अपनी आंख से देखा है, बाल नोचे जा रहे थे बसपा के विधायकों के और उनसे खून निकल रहा था, और मायावती जी को प्राण बचाने के लिए भाजपा के ही लोग उनकी प्राण बचाने गए। तो वो समय कोई बदला नहीं। अभी एक नए छोटे दल से पिछले चुनाव में समझौता किया इसी वर्ष, आज वो उनसे अलग होने की बात कर रहा है। तो आपको जिससे समझौता करते हैं उसके साथ टूटता है आपका, क्योंकि आपका अपना केवल अपना शुद्ध स्वार्थ अगर आप देखेंगे, प्रदेश का स्वार्थ नहीं देखेंगे, उस पार्टी को भी साथ में लेके नहीं चलेंगे। मनोज जी आप भी बोल दीजिए, आप मन में गुबार न रखिए। डंग साहब कुछ कह रहे, देखिए डंग साहब कुछ कह रहे हैं, मैं उनको सुनने के बाद मैं उनको सुनने दीजिए आप। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी थे, जिस प्रकार से सम्मान देकर के उनके पुत्र ने उनको विदा किया है, वो पूरे भारत की जनता ने, खासकर प्रदेश की जनता ने देखा। कितना सम्मान दिया था, ऐतिहासिक सम्मान है। वो भी रिकॉर्ड है ना राजनीति में। अब ये आप इन पे चाहेंगे, वो भी कहेंगे कि भाई आपने क्या किया अडवाणी जी के साथ। अब इसमें इसका मैं तो कोई समाधान ही नहीं कर पाऊंगा। चाचा की बात कर रहा हूँ, पिता की बात कर रहा हूँ। हाँ, चाचा तो आपके पास आने वाले थे, मैंने सुना था, ये भी तो खबरें आ रही थी। मनोज जी बताइए, अलग बात है। अब बोलिए आपके आखिरी पॉइंट में। मैंने इसीलिए कहा और मैंने बड़ी बेबाकी से कहा, और इस बात को शायद बीजेपी ये बात कहने में अटपटापन लगेगा, वो नहीं कह पाएगी कि मैं बीजेपी के संगठन को लेके कोई टिप्पणी नहीं करना पसंद करता हूँ, ना मेरा संवैधानिक अधिकार है। नहीं, आपने कहा बकरा बनाए, अरे वो मैंने उदाहरण दे रहा हूँ। आप किसी को बना दो, आप किसी को बना दो, वो मेरा सवाल नहीं, मैंने उदाहरण दिया। अगर आपको उदाहरण अच्छा नहीं लगा, बड़ा उत्तम उदाहरण आपने दिया। रुक जाइए डंग साहब, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने उम्र भी बता दी अपनी। मैं तो मुस्कुरा रहा हूं। बिल्कुल, मैं आपसे सटीक सवाल। हमसे लोग गठबंधन छोड़ के चले गए, कौन थे? विपक्ष में हम थे, हार गए चुनाव, लोग चले गए, हमने किसी से गठबंधन नहीं तोड़ा। आप सत्ता में हो, डबल इंजन की सरकार है। नहीं साहब, आपके कौन नहीं गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको मुक्त किया है, आप मुक्त किया है, वो छोड़ के रुक जाइए, आपने लिख करके मुक्त किया है, छोड़ के अलग चली गई। आपको नीतीश कुमार जी जो सत्ता में, जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया, वो छोड़ के चले गए। आप जो अकाली दल था पंजाब में, जो आपकी सत्ता में नीतीश ये सोचिए कि गठबंधन धर्म का पालन आप सत्ता में रह के नहीं कर पा रहे हैं। हम तो विपक्ष में है डंग साहब, आप इतने वरिष्ठ हैं, आप बेहतर समझते होंगे कि सत्ता और विपक्ष का कितना सिस्टम होता है कि किसी को रोके रहना।
कौन आपकी लड़ाई में बुरे वक्त में कौन खड़ा होता है? वो तो चुनिंदा लोग होते हैं। और आप तो नीतीश जी पर कौन सत्तासीन सा हैं। बुरा वक्त आ गया था? सरकार पर कौन सा बुरा वक्त? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पलटी पार्टी की बात कर पलटी रहा मार हूँ। कहे जाते हैं वो तो। ये सवाल आपके ऊपर आज का है। नहीं है, आज का नहीं है साहब, ये सवाल इतिहास है, आपके ऊपर इतिहास है कि आखिर क्यों चले गए? आपने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया। अजय जी हैं क्या? अजय जी अब आप ठीक है, आप किसी का स्वभाव बदल देंगे क्या? मुख्यमंत्री जी चले गए हैं, मैं कैसे उनसे भी चले गए फाइनल साहब? कमेंट लेते ये बात जानना चाह रहा है उत्तर प्रदेश। नहीं, हम स्वभाव नहीं बदलना चाहते। डंग साहब ठीक है, ठीक बात है डंग साहब, ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और ये सियासत है, इसमें सब चलता है ये। और हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे अंशु अवस्थी, उनका भी बड़ा शुक्रिया। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी आभार कि उन्होंने अपना समय दिया। मंथन होना चाहिए इस बात पर कि उत्तर प्रदेश की सियासत जो करवट बदल रही है 24 में उसका क्या असर होगा, क्योंकि 24 को ध्यान में रखकर, 24 को केंद्र में रखकर राजनीतिक पार्टियां अपने दांव चल रही हैं। सबका अपना दावा है, सबके अपने तरीके हैं, लेकिन इन तरीकों में, इन दावों में एक आम मतदाता जो वोट देता है, जो विधायक बनाता है, सांसद बनाता है, मंत्री बनाने के लिए उनको वोट देता है, उसकी क्या भूमिका रह जाती है? और क्या ये सब जातियों में, जातियों के खांचों में या दूसरे तरह के लाभार्थियों में, इसमें बंटकर ही इनका कैलकुलेशन होता है? क्या ये सब आंकड़े हो गए हैं? इस पर भी मंथन होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह चौधरी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जिसका वर्चस्व 8-10 जिलों में है, और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो सरकार और संगठन के बीच एक तारतम्य बनाएं, जिसका जवाब डंग साहब उस तरह से नहीं दिए। लेकिन ये उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये बात भी निकल रही है लखनऊ से कि वहाँ पर सरकार और संगठन के बीच थोड़ा पुल और पुश जैसा हाल है। तो अब हम समझेंगे कि आने वाले समय में कैसे भूपेंद्र सिंह चौधरी आला कमान के फैसले को सही साबित करते हैं। मंथन देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और आपको मंथन में, जैसा कि चलते चलते हम आपको आखिर में दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जिसका असर समाज से जुड़ा हुआ हो और जो असर करे। तो ऐसा ही एक वीडियो हमारे पास आया है जिसमें दरोगा जी हैं, एक फरियादी है, और इन दोनों के बीच क्या हो रहा है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं मंथन के आखिर में, जैसा कि मंथन की रवायत है। तो आप देखिए ये वीडियो। तुम्हारे बहन के ससुराल देख इस टाइम कहाँ चलता है यार। अरे तो गेहूं कब तक बोया, तो धान बोया जा रहा है अभी चला है। कौन से किसान है? तुम्हारे बहन के ससुराल देख इस टाइम कहाँ चलता है यार।